सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस लाइव कक्षा में जो भाग 2 है, यानी कल हमने कक्षा 10वीं की लाइव कक्षा ली थी और कल भी जैसे हमने घोषित किया था कि ये जो प्रयास किया जा रहा है विशेष तौर पर उन विद्यालयों और उन विद्यार्थियों के लिए किया गया है जिनके पास अभी अध्यापक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि ट्रांसफर के कारण कुछ अव्यवस्था हो गई है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जो हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें उनको भी लाभ मिल सके, वो परीक्षा की तैयारी कर सके। और इन लाइव कक्षाओं में हम प्रयास करेंगे कि हिंदी के साथ साथ जो आपके और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जैसे कक्षा 10वीं में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, सोशल साइंस और साइंस, उनसे भी हमारी बात चल रही टीचर से, तो वो भी यहाँ से कक्षाएं लेंगे। और कक्षा 12वीं के लिए हिंदी और इंग्लिश तो है ही, इसके साथ साथ अगर आपके पास 3 या 4 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की हम लगवा पाए, जैसे जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ताकि आप उतनी तैयारी अवश्य कर पाए कि आप परीक्षा दे सकें। और ये जो प्रयास है ये तभी सार्थक हो पाएगा जितने भी अध्यापक साथी इस चैनल के माध्यम से अभी यहाँ फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे विद्यालय में अमुक विषय के अध्यापक की कमी हो गई है या अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार अभी व्यवस्था करने में लगी है, विभाग भी लगा हुआ है, तो जितने भी दिन है 5, 7, 10 दिन आपके लगते हैं इसमें, तो आप इस वीडियो को शेयर करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज का जो हमारा इस कक्षा के अंतर्गत जो विषय है, जो टॉपिक है हमारा, वो आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में बताना है कि कक्षा 12वीं के जो पाठ्यक्रम में किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार का प्रश्न पत्र प्रारूप रहेगा, और उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो है इनको लेके चलें। तो सबसे पहले हम बात जो कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो कक्षा 12वीं के अंदर है वो 2 हमारे पास पाठ्य पुस्तकें हैं। एक हमारे पास है आरोह और दूसरी है वितान। और इसके साथ साथ एक अन्य पाठ्य पुस्तक आपके पास है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम भाग 2। आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम भाग 2। और चौथा जो भाग है हमारे पास वो है व्याकरण। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम बात करेंगे कि किस पाठ्य पुस्तक या किस भाग में से कितने अंकों के प्रश्न या कितने प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो अभिव्यक्ति और माध्यम हमारा भाग है उसमें से 15 अंकों के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। वो प्रश्न आपको जो पूछे जाएंगे उनका जो अंक विभाजन है वो किस तरीके से होगा वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम है वो 15 अंकों के लिए है। वितान जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो संपूर्ण पाठ्य पुस्तक है, उसमें से 10 अंकों के हैं। कितने हो गए हैं? 25 हो गए टोटल। इसी प्रकार 10 अंकों का हमारे पास क्या है? व्याकरण भाग है। कितने हो गए हैं? 35। बाकी जो 45 अंक हैं, तो 80 नंबर का आपका कुल जो प्रश्न पत्र का अंक विभाजन है, तो उसमें अंक निर्धारण में से 45 अंकों का जो आपका है वो आरोह भाग 2 में से आना। और आरोह भाग 2 में से भी हमारे 2 उपखंड हो जाते हैं, एक तो है काव्य खंड और एक है गद्य खंड। तो जो 25 अंकों का हमारा है वो काव्य खंड है और 20 अंकों का हमारा क्या है? गद्य खंड। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको? कोई डाउट तो नहीं है? 45 नंबर का हमारे पास क्या रहता है? हमारा आरोह भाग। अब वो प्रश्न पत्र किस रूप में रहेंगे वो आपके सामने। जो पद्य खंड है वो हमारे पास 25 अंकों का। कैसे? जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको आने हैं, बहुत ही कल के जो प्रश्न आपको आने हैं, वो 5 अंकों के प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है जी। उसके पश्चात हमारे पास है कविता आधारित 2 प्रश्न। आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 अंकों के, जो आपकी काव्य खंड के अंदर कविताएं समाहित की गई। तो 5 और 8, 13। एक आपको सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न आएगा जिसके अंक निर्धारित किए गए हैं 5। और काव्यांश का शिल्प सौंदर्य, यह जो प्रश्न है ये प्रसंग और व्याख्या से हटकर, यानी कि इसमें आपको क्या बताना है? केवल उस कविता के अंदर जो शिल्प सौंदर्य है, जैसे भाषा की बात करनी है, शब्दावली की बात करनी है, कौन से अलंकार इसमें प्रयोग किए गए हैं, कौन से रस इसके अंदर प्रयोग किए गए हैं, बिंब कौन से हैं, इन उपागमों के आधार पर आपको बात करनी है। और यह प्रश्न कितने अंकों का है? 3। कक्षा 10वीं में आपने किया था लेखक परिचय बोर्ड की परीक्षा में, और यहां पर आपको तैयार करना है कवि। जो भी आपके निर्धारित कवि हैं उनमें से 2 कवि परिचय आपसे पूछे जाएंगे, किसी एक का उत्तर आपको
देना। तो ये हमारे पास प्रश्नों की संख्या रहेगी और ये उसका अंक विभाजन रहेगा। इसी प्रकार जब हम गद्य खंड की ओर आते हैं तो उसमें आपके पास क्या है, वही एमसीक्यू आपके पास कितने अंकों के हैं, 5 अंक। 5 अंकों के यहाँ पे थे काव्य खंड में से और 5 अंकों के इसमें। हमारे पास गद्य पाठ आधारित यानी कविता आधारित तो 2 प्रश्न थे, 4 जमा 4 थे, लेकिन यहाँ पर गद्य पाठ आधारित हमारे पास 3 प्रश्न हैं। 4 अंक का 1 प्रश्न और 2 प्रश्न है आपके 3 के, यानी कि इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 3 प्रश्न। ये 10 काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या 5 अंकों की, यहाँ पर गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या ये भी कितने अंकों की। तो ये हमारे पास जो अंक विभाजन है ये आपके आरोह भाग 2 के लिए। तो आशा है आपको ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास एमसीक्यू टोटल हो गए 10, आरोह में से जो आपको एमसीक्यू पूछे जाने हैं वो कितने पूछे जाने हैं, 10। उसके पश्चात आपके पास जो प्रश्न है टोटल 5 प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के, 18 अंकों के। 2 आएंगे कविताओं में से और 3 आएंगे आपके गद्य में से। फिर आपके पास सप्रसंग व्याख्या के 2 प्रश्न है, कविता में से गद्य में से, 5-5 अंकों का। क्लियर होगी बात। शिल्प सौंदर्य का एक अतिरिक्त प्रश्न है, किसमें, काव्यांश वाले में से, काव्य खंड में से, तो वो 3 अंकों का है। यहाँ पे कवि परिचय 4 अंक का है और यहाँ पे जो सप्रसंग व्याख्या वो 5। तो मेरे ख्याल आरोह का जो अंक विभाजन है, जो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले भाग की। अब आ गया है वितान। यहाँ पे वितान खंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुल इसके अंक जो हैं वो 10 है। तो आपको 2-2 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, तो टोटल इसमें कोई चॉइस नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। आपको 5 ही प्रश्न आएंगे और आपको उन 5 के ही उत्तर देंगे। क्लियर है बात हुई। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की ओर। इसमें एमसीक्यू जो आपको पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे, 4। अब देखो 10 वहां पे आप करके आए थे, इसमें आरोह में 4 एमसीक्यू आपको कहां से मिलेंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो कुल एमसीक्यू कितने हो गए, 14 अंकों के आपके एमसीक्यू हैं 80 अंकों के प्रश्न पत्र में से। अब इसके बाद हमारे पास है गद्य पाठ आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। आपको 2 प्रश्नों में से एक करना होगा, 2 में से एक, 2 में से एक प्रश्न होगा 6 अंकों का और एक होगा 5। हो सकता है कि ये जो प्रश्न है ये 3-3 अंकों के भी मिल जाएं, लेकिन एक प्रश्न आपको 5 अंकों का जरूर आएगा, जिसको हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका आपको लॉन्ग आंसर देना होता है। ठीक है। अब हमारे पास है व्याकरण का खंड। आपको बताया था 10 अंकों की व्याकरण है। इसमें आपके पास 4 ही टॉपिक हैं। कौन से टॉपिक हैं, एक तो संधि है, एक समास है, एक वाक्य शोधन है, एक अलंकार, परिभाषा और उदाहरण। 4 ही आपके टॉपिक हैं। 3 अंकों के 2 टॉपिक है, संधि और समास। वाक्य शोधन यानी कि आपको वाक्य के अंदर अशुद्धि पहचाननी होगी और उसको करेक्ट करके लिखना होगा, और ये 2 अंकों का है। और अलंकार का परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, ये भी प्रश्न कितने अंकों का है, 2 अंकों। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, कोई आपको एमसीक्यू नहीं मिलने वाला। आपको इनके जो उत्तर लिखने हैं वो आपको हल करने हैं, यानी कि आपको लिखित में इसका उत्तर देना। क्लियर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हम सबसे पहले व्याकरण खंड से शुरुआत करते हैं। व्याकरण खंड में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अलंकार की, और उसके बाद बात करेंगे समाज। तो ये 5 अंकों के जो आपके प्रश्न हैं उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बड़े आसान तरीके से आप तक ये बात पहुंचाई जा सके, आप समझ सकें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अलंकार संबंधी जो प्रश्न है, हम उस स्लाइड के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे पेन दे दीजिए आप। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार जो शब्द है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, इससे अलम जमा कार। यानी कि जो अलंकार है
वो दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस में कार। अलम का अर्थ होता है सुंदरता या सौंदर्य, और कार का मतलब है बढ़ाने वाला या करने। जैसे आभूषण मनुष्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार हैं वो किसकी सुंदरता बढ़ाते हैं? वो कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं। यानी कि प्रश्न अगर उसने थोड़ा सा आपको बदल कर पूछ लिया कि कविता में अलंकारों की क्या उपयोगिता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मानव सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, मानव अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है? आभूषणों का प्रयोग करता है। वैसे ही कवि अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है? अलंकार। अलंकार का अर्थ आभूषण ही है, ठीक है। वो किसके आभूषण है? वो कविता के आभूषण, ठीक है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो अलंकार है, वैसे तो उन भेद इसके तीन है, लेकिन आपके कक्षा स्तर के अनुसार जो हम चर्चा करेंगे वो दो प्रकार के अलंकारों की हम बात कर रहे हैं। वो दो प्रकार के अलंकार कौन से हैं? पहला इसका प्रकार है जिसको हम कहते हैं शब्दालंकार। क्या कहते हैं? तो दूसरा कौन सा है? अर्थालंकार। देखिए, पहला हमारे पास क्या है? शब्दालंकार, और दूसरा है, अगर इसकी परिभाषा आ जाए परीक्षा में, क्योंकि 4 तरह के आपको पेपर आने हैं, कई बार ना जटिलता बनाए रखने के लिए जो परीक्षक है वो क्या पूछ लेता है कि शब्दालंकार को परिभाषित करते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। तो शब्द अलंकार, जब शब्द सुंदरता बढ़ाएं उसको हम क्या कहते हैं? शब्द। जब शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ती है उसे कहा जाता है शब्द। और जब अर्थ के माध्यम से, कविता का अर्थ भी सुंदर हो सकता है, तो जब अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है उसे कहा जाता है अर्थ। डेफिनेशन क्लियर होगी आपको? आप प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि आप जैसे बच्चे कई जुड़े होंगे हो सकता है कक्षाओं में, और वो ये प्रश्न पूछना चाहते होंगे, तो आपके पूछने से भी क्या होता है, उनके प्रश्नों का जवाब उनको पूछेगा। अब जब कविता में शब्द भी सुंदर हैं, शब्दों के माध्यम से भी सुंदरता बढ़ रही है और अर्थ के माध्यम से भी सुंदरता बढ़ रही है, तो उसे कहा जाता है उभयालंकार। उभय का अर्थ होता है साझा। जब दोनों तरीकों से किसकी सुंदरता बढ़ रही है? कविता की सुंदरता बढ़ रही है, उसे कहा जाता है उभय। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल दो ही प्रकार हैं, कौन से? शब्दालंकार और अर्थ। क्लियर होगी बात? आपको अलंकार की परिभाषा स्पष्ट हो गई, अलंकार के दो मुख्य भेद स्पष्ट हो गए, उन दोनों की परिभाषा क्लियर हो गई। अब आपको कई बार यह प्रश्न इस रूप में पूछा जा सकता है कि शब्दालंकार के कोई दो प्रमुख प्रकार बताइए। कि शब्दालंकार है वो, तो यहां पे आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये तीन, जो मैंने सीक्वेंस में इसी तरीके से रखे हैं, ये तीनों उदाहरण किसके हैं? ये शब्दालंकार। किसके हैं ये? और ये वाले जो आप देख रहे हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ये किसके हैं? ये इसके उदाहरण है ये अर्थालंकार। एक सेकंड, कहां से? यहां से। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदी की एक विशेषता है कि हर शब्द जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अनु का अर्थ होता है पीछे, प्र आवृत्ति, ठीक है। यानी कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण और उस वर्ण के पीछे पीछे, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? अनुप्रास। जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास। पहचान सीधी हो गई, एक वर्ण बार बार। और कितने ही उदाहरण हमारे आसपास हम देखते हैं, रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित पावन सीता, तो र की आवृत्ति आ रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो चारु च वर्ण की आवृत्ति आ रही है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक संत सुमंत बुलाए, तो म की आवृत्ति और स की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रास।
आपको याद रखने के लिए एक परिभाषा उसकी ध्यान में रखनी है और कोई एक उदाहरण आप उसका याद करके रखिए। कोई डाउट? अब हमारे पास अगला है यमक अलंकार। अब यमक का अर्थ क्या है? यमक का अर्थ होता है युगल या जोड़ा। क्या अर्थ होता है इसका? युगल या जोड़ा। जहां पर क्या हो, दो एक जैसे शब्द हैं लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग। जैसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं। अब जुड़वा बच्चे तो हैं लेकिन उनका जो स्वभाव है वो अलग है। वैसे ही कवि कई बार क्या करता है, ऐसे शब्दों का चुनाव करता है अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कि उन शब्दों का जब वो प्रयोग करे तो सुंदरता निकलकर सामने आए। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का। अब देखो यहाँ पे घटा जो शब्द है, ये दोनों एक जैसे हैं, देखने में युगल है, ठीक है, यानी कि देखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा यानी काले बादलों का उमड़ना, और इस घटा का अर्थ क्या है? कम होना, घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड कम हो गया, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यम। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे भी तो ध की आवृत्ति है, घमंड घटा, क्या यहाँ पे अनुप्रास अलंकार नहीं है? बिल्कुल है, मैंने कब कहा नहीं है। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, आपने अपने सामाजिक जीवन में ये चीजें नोटिस की होंगी कि जब मनुष्य कोई गहने पहनकर, या ये कहें कि विशेष तौर पर जो नारी शक्ति है वो गहने पहनकर अगर किसी विवाह शादी में जाती है, तो वहां पर जब उनको कोई उसकी सहेली मिलती है या उसकी कोई रिश्तेदार मिलती है, वो क्या कहती है कि आपके ना कांटे बड़े सुंदर हैं, कहती है ना बात, ये आपके कंगन बड़े सुंदर हैं। बाकी उसने और भी आभूषण धारण कर रखे हैं लेकिन उसका ध्यान किसके ऊपर गया? क्योंकि उसकी जो बनावट है उसको ज्यादा पसंद आई। वैसे ही कवि ने यहां प्रयोग अनुप्रास अलंकार का भी किया है, लेकिन ज्यादा ध्यान किसकी ओर गया? घटा घटा, अच्छा, ये विशेष सौंदर्य की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो चीज ज्यादा आकर्षित करती है, ज्यादा आश्चर्यचकित करती है शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से, हम उस अलंकार को ही प्रमुखता देते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे है, नो डाउट, अगर मान लीजिए पेपर में आ गया और आपने घमंड घटा लिख दिया, अनुप्रास अलंकार भी है, देखो प्रमुख रूप से कौन सा है? यमक अलंकार। लेकिन आप साथ में ये भी लिखते हैं कि अनुप्रास अलंकार भी है, बिल्कुल ठीक है। जो पेपर चेक करने वाला है उसको पता लगेगा कि हाँ, इसको पता है बच्चे को कि यहाँ पे यम अलंकार की प्रमुखता है, लेकिन उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है, वो भी लगा के आप प्रयोग करेंगे। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरा, शलेष। जो शलेष है इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सफिक्स यानी चिपकना, किसी चीज का चिपकना, इसको कहते हैं क्या? शलेष। देखो कवि ने किसी काव्य पंक्ति में किसी विशेष शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का प्रयोग करने के बाद जब उसकी अर्थ भंगिमा की बात आई, जब उसके अर्थ सौंदर्य की बात आई, तो उसके अलग अलग अर्थ निकले। मतलब संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उसका अर्थ बदल गया। अब उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब यहां पे पानी शब्द की बात चलेगी। रहीम जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, पानी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, कि पानी चला गया ना तो ये उबर नहीं सकते, उठ नहीं सकते। कौन? मोती, मानस। यहां पे तीन कंटेक्स्ट आ रहे हैं, तीन संदर्भ आ रहे हैं। अब मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? चमक। अगर मोती की चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है। और अगर बात आती है मानस की, मनुष्य की, मनुष्य का पानी नहीं है मतलब उसकी सम्मान या उसकी इज्जत नहीं है, तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो उनका आ जाता है आटे को। अगर पानी नहीं होगा तो उसको गूंथा नहीं जा सकता। अब देखो शब्द तो एक ही था, पानी, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग संदर्भ होंगे। तो यहां पर एक ही शब्द पर एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहां पे कौन सा अलंकार है? चलिए बात समझ में आ गई?
और एक उदाहरण और आता है रहीम जी का, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, पारे उजियारो करे बढ़े अंधेरों हुए। ये भी रहीम जी का दोहा है। वो कहते हैं कि जो स्थिति, जो हालत दीपक की है, दिए की है, वही कपूत की है। जो स्थिति, जो हालत कपूत बुरे बेटे की, और वही किसकी है? दीपक की है। पारे उजियारो करे, पारे दीपक को जलाओगे तो उजाला हो जाएगा। वैसे ही घर में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? उजाला होता है। लोग बड़ी प्रशंसा करते भी, चलो मुबारक देते हैं, है ना, कि आपके घर में बेटा हुआ। बढ़े अंधेरों हुए, लेकिन जब वो बच्चा बाद में कपूत निकलता है, बड़ा होता है, तो घर के लिए क्या लेके आता है? अंधेरा, अपमान लेकर आता है। दिए को बढ़ाना का क्या अर्थ है? दिया बढ़ाना, दिया बुझा देना। वैसे ही जैसे दिए को बुझाने पर अंधेरा होता है, वैसे ही कपूत के बड़ा होने पर क्या होता है? अंधेरा। तो संदर्भ अलग अलग हो गए ना। बात दीपक की चल रही थी, लेकिन सारा कंटेक्स्ट चेंज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? सभी बच्चों को समझ आ गया? ये हमारे प्रमुख शब्दालंकार थे, 3 शब्दालंकार जिनकी हमने बात की। अब हमारे पास आते हैं क्या? अर्थालंकार। अब अर्थालंकार की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? एक खास परिभाषा बताई थी, जब अर्थ के माध्यम से सुंदरता पैदा होती है। किसके माध्यम से सुंदरता पैदा होती है? कि किसी कविता का अर्थ बहुत सुंदर है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? अर्थ। इससे पहले कि हम इन अलंकारों की बात करें जिसमें उपमा है, रूपक है, उपेक्षा है, मानवीकरण है, आपको ना 2 या 3 शब्दों को पहले समझना होगा। वो शब्द कौन से हैं? वो है जैसे उसको हम कहते हैं उपमेय और उपमान। ये इसके अंदर आएंगे बाद में। और या कई बार आ जाता है विशेष्य और विशेषण। आपने 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी, तो ध्यान से एक बार उसको रिकॉल कीजिए। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। आपने कहा सफेद वस्त्र, तो बताओ किसकी विशेषता बताई जा रही है? सफेद वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? सफेद, बिल्कुल सफेद। तो जो सफेद है वो तो हो गया विशेषण, और किसकी विशेषता बताई? वस्त्र की। वो क्या हो गया? इसी को उपमेय कह देते हैं जिसकी विशेषता बताई गई, उपमान कह देते हैं जिसने विशेषता बताई। क्लियर होगी बात? मान लो अगर मैं कहूं कि सफेद क्या है, तो आप कहोगे जी उपमान है। वस्त्र क्या है? विशेष्य या उपमेय, एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्लियर? ध्यान रखने के लिए तरीका बता रहा हूं, दोनों के लास्ट में य मिल रहा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है य, उपमेय विशेष्य। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे क्या है? पंचम स्वर है, या भी न है पंचम स्वर, पंचम व्यंजन है। ठीक है? क्लियर? तो इस तरह आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम इसकी परिभाषाओं की ओर चलेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब देखो, हमारे पास सिंपल सी बात होती है कि उपमेय क्या होता है? उपमेय आपको बताया था जिसकी आप विशेषता बता रहे हैं। जो उपमा अलंकार है वो क्या कहता है? उपमा अलंकार कहता है कि उपमेय की उपमान से तुलना। बस जहां पर उपमेय की किससे तुलना की जाए? उपमान से तुलना कर दी, कंपेयर कर दिया। तो जब कंपैरिजन होता है तो वहां पे कौन सा अलंकार निकल के आएगा? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब जब हमने कंपेयर करना है या तुलना करनी है तो हम कैसे करते हैं? हम उसके अंदर वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे शब्द चुनते हैं जैसे सा, से, सी, सरिस, सम। ये जो वाचक शब्द हैं, जो तुलना के लिए हमने शब्दों का सहारा लिया है, उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। देखो फॉर एग्जाम्पल, मुख चंद्रमा सा
सुंदर। तो क्लियर हो रहा है आपको? क्या क्लियर हो रहा है? देखो किसकी तुलना की जा रही है, सबसे पहले आप इसको समझिए। तुलना की जा रही है मुख की। किसकी तुलना की जा रही है? किसके साथ तुलना की जाती है? चंद्रमा के साथ। किसके साथ? तो यहां पर उपमेय तो हो गया मुख, उपमान हो गया, और तुलना करने के लिए शब्द था सा। ठीक है, और दोनों में तुलना किस बात को लेके हुई है? कौन सी कॉमन चीज है दोनों में? होगा भी चंद्रमा क्या होता है? सुंदर होता है, तभी इसकी तुलना की है ना। तो मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख की तुलना करी चंद्रमा के साथ, साथ में शब्द लिया सा, और दोनों में कॉमन चीज क्या थी? तो तुलना हो गई। तो यहां पे कौन सा अलंकार माना जाएगा? उपमा। चलो अब मैं एक एक वाक्य और बोलता हूं, कविता का एक पंक्ति और बोलता हूं। मैंने कहा मुख चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा, मैंने सुंदर बोला ही नहीं, तो क्या ये उपमा अलंकार होगा? बिल्कुल होगा। अरे उसका जो साधारण धर्म है, जो क्वालिटी है चंद्रमा की, क्या है? शीतलता, सुंदरता। हम उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं? कि वो ठंडा भी है भाई, या तो शीतल है या वो सुंदर है, ऐसे ही करते हो ना। तो जो शीतलता और सुंदरता है वो किसका गुण धर्म है? चंद्रमा का। और मुख को वही तो कहा गया है। जब ये चारों फैक्टर पूरे हैं, पहला उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और सहायक धर्म, तो इसको हम कह देते हैं पूर्ण उपमा। ये पूरी उपमा दी गई, चारों फैक्टर पूरे हैं। और अगर इसमें से ये नहीं दिया गया, लेकिन बात फिर भी स्पष्ट हो रही है, मुख चंद्रमा सा, बात क्लियर हो रही है कि सुंदरता की बात है, तो इसको हम कहते हैं लुप्त उपमा। क्या कहते हैं? मैंने पहले इसीलिए आपको पढ़ाया, चारों फैक्टर इसीलिए बताया कि कई बार ना पेपर में थोड़ा सी जो है जटिलता वो बढ़ाने की कोशिश करता है। वो कहता है लुप्तोपमा अलंकार बताइए, तो आपको हमने उपमा किया हुआ था, लुप्तोपमा तो हमने किया ही नहीं है। तो ये यही तरीका है, बात वही है। अगर चारों फैक्टर पूरे हैं तो पूर्णोपमा है, पूर्ण मतलब कंप्लीट, और लुप्तोपमा जो चीज लुप्त है। क्लियर है बात? अब इसी प्रकार है रूपक अलंकार। रूपक का मतलब होता है नाटक। जैसे स्टेज के ऊपर किसी चीज का नाटक या अभिनय करने के लिए वैसा ही गेटअप, वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। क्या कहते हैं इसको? जब हमें उपमेय और उपमान में तुलना नहीं है, अभेद है, मतलब पता नहीं लग रहा कि उपमेय उपमान की विशेषता बता रहा है या उपमान उपमेय। देखो आप कई बार रामलीला देखने जाते हैं, तो स्टेज के ऊपर जिसने रावण का रोल कर रखा है, तो रावण का जो रोल कर रखा है, तो आप उसको ना, उसको जो कलाकार उसको निभा रहा है, आप उसको ये नहीं कहते कि फलाना आदमी है, आप कहते हैं सर रावण है ये तो। क्यों? क्योंकि इसने अभेद कर लिया, अपना गेटअप वैसा ही चेंज कर लिया। वो है रूपक नाटक। वैसे ही कविता के अंदर जब उपमेय और उपमान में भेद हो जाए, उसे कहा जाता है रूपक। जैसे चंद्रमुखी कह दूं मैं, क्या कह दूं? अब पहले मैंने कहा था मुख चंद्रमा सा, मैंने कंपेयर किया, तुलना की, लेकिन अब मैंने कह दिया चंद्रमुखी। भाई या तो उसका मुख चंद्रमा की तरह है या चंद्रमा उसके मुख की तरह है, पता नहीं चल रहा, तो उसको हम कहते हैं चंद्रमुखी। वो बन जाएगा रूपक। जैसे यहां पे है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल है या कमल रूपी, नहीं पता। तो ये वाला कौन सा उदाहरण है? रूपक अलंकार। और इसी प्रकार अगला इसी का बन जाता है उत्प्रेक्षा। ना तो तुलना की गई है, ना ही अभेद है, बल्कि कल्पना या संभावना की गई है। उपमेय और उपमान में कल्पना या भी, इसमें देखो जब हम कल्पना या संभावना करते हैं तो क्या करते हैं? मानते हैं ना बात को। तो जानो, मानो, ज्यों त्यों, जानू, मानू, ये वाचक शब्द आपको मिलेंगे, तो वो बन जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख मानो चंद्रमा, देखो इसमें दोनों में फर्क है। उसने पहले में कहा था मुख चंद्रमा सा सुंदर, इट मीन्स है। यहां पे मानना है कि माना जा सकता है कि उसका मुख चंद्रमा, मानो मूलधन सो। मैथ का सवाल किया करते ना आप कभी, मूलधन मान के चलते थे, होता तो नहीं था ना, वो उत्तर तो कोई और आता था। वैसे ही यहां पे है कि मुख मानो है चंद्र, तो ये आपका क्या बन जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और अंतिम है आपका मान, जिसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब कवि ऐसी कल्पना करता है कि जो प्रकृति की जड़ वस्तुएं हैं, उनके अंदर चेतना की जो अनुभूति करे, चेतना को अनुभव करे, उसको हम क्या नाम देते हैं?
तो मानवीकरण अलंकार में क्या चीज है, मानवीकरण में जब कभी प्रकृति की